अच्छा, ममता बनर्जी भी बड़ी हैरान करती हैं। अभी कल ही अभिषेक बनर्जी ये बोल रहे थे कि एफआईआर में जितने वोट कटे हैं वो सारे बीजेपी के वोट कट गए हैं। तो फिर ममता बनर्जी क्यों परेशान है? ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि वोट काटे गए हैं और उनके वोट काट दिए गए हैं? गजब का कंफ्यूजन है। एक ही पार्टी से दोनों हैं, एक बुआ हैं, दूसरे भतीजे हैं। एक ही की ना बात सच हो सकती है। या तो ममता बनर्जी के वोट कट रहे हैं, या फिर बीजेपी के वोट कट रहे हैं, या फिर संशोधन जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अच्छा, आज एक खबर और है। आज ममता बनर्जी का जन्मदिन है। एफआईआर को लेकर छिड़ी हुई इस बहस में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। अब जाहिर है यही कामना करेंगे। अब विनोद जी ये तो नहीं कामना करेंगे कि पश्चिम बंगाल में विजयी भव, सफलता मिले आप। देखिए, मैं आपको लेकिन इंटरेस्टिंग है इसी संदर्भ में एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 1996 का लोकसभा चुनाव था और राज बब्बर जो अटल जी के खिलाफ लखनऊ चुनाव लड़ रहे थे। नॉमिनेशन के बाद राज बब्बर सीधे अटल जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम किया और कहा मुझे आशीर्वाद चाहिए। अब अटल जी का कल्याण भाव तो उनका कि विजयी भाव का आशीर्वाद दीजिए, उसे वो जनता तय करेगी। तो बहुत अच्छा। तो वे भैया देखिए, एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेताओं को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, जो भी होते हैं उनको बधाई देते हैं जन्मदिन की। आप देखिए, राहुल गांधी को भी दी थी उन्होंने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी थी। लेकिन वो सामान्य बधाई होती है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो। अब विजयी भाव कैसे दे देंगे? वहां तो अभी जाकर प्रधानमंत्री जी प्रचार करेंगे। नहीं, लेकिन ये एफआईआर में वोट किसके कट गए सर? क्योंकि अभिषेक बनर्जी कुछ और बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ और कह रही हैं। देखिए, वो बहुत कंफ्यूजन है। अब हम लोगों ने सुना दिलीप घोष कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट माइनस हो गए। अब ये आंकड़ा कहाँ से आया 1 करोड़ वोट माइनस हो गए? कब 58 लाख वोट कटे हैं पहले चरण में एसआईआर में, और 32 लाख लोगों को नोटिस किया हुआ है। तो जो ममता बनर्जी की चिंता है कि बैकएंड में नाम काटे जा रहे हैं, वो चिंता इसलिए हुई कि जिन 32 लाख लोगों को अनमैप्ड बता करके नोटिस भेजा गया। अनमैप्ड का मतलब ये होता है कि 2002 में जब आखिरी एसआईआर हुई थी, उस समय आपका या आपके माता पिता का नाम नहीं मिला है। 2002 या 3 में जब 2002-3 में हुआ था एसआईआर, तो नहीं मिला है। तो अनमैप्ड वोटर हैं। अब उनका कहना है वो हार्ड कॉपी लेके आ रहे हैं। उस समय के वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं इसमें देखिए मेरे माता पिता का नाम है, मेरा नाम है। और सॉफ्टवेयर में नहीं है। और सॉफ्टवेयर में नहीं है। जो चुनाव आयोग का जो डिजिटाइज है उसमें नहीं है। तो चुनाव आयोग को रोकना भी पड़ा था एसआईआर 1 दिन के लिए कि हम इसको ठीक कर रहे हैं। तो ये जो ममता बनर्जी की चिंता है वो बैकएंड में नाम कटने की है कि अगर हार्ड कॉपी में नाम है तो फिर चुनाव आयोग ने माना था कि कंप्यूटर में भी नाम होना चाहिए। तो वो एक समस्या है। और दूसरी बात जो 58 लाख नाम कटे हैं, भाई मर गए कोई आदमी तो उनका नाम निश्चित रूप से कटना चाहिए। जो अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए निश्चित रूप से नाम कटना चाहिए है। ये किसके वोटर हैं, इससे क्या तय मतलब? बिल्कुल ठीक बात है, उसका नाम कटना चाहिए। अच्छा, एक और पॉलिटिकल बैटल है, वो तमिलनाडु की है। बीजेपी अब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अमित शाह तमिलनाडु में पुडुकोट्टई से तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रैली के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, देश की सबसे करप्ट सरकार तमिलनाडु में है। डीएम की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। परिवारवाद हावी है। स्टालिन का सपना है कि वो अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। ये स्टालिन की बात करना, ये बयान जो है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजीत जी, यहाँ पर ही तो सनातन को डेंगू, मलेरिया, क्या क्या नहीं बीमारियों की उपमा दे दी गई, और उनका स्टैंड अभी भी वही है। क्या बदल जाएगा? अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो अमित शाह जो कह रहे हैं वो एक उनके जो ग्रासरूट की और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो ताना बाना बुन रहे हैं, ये उस पर बेस्ड है। देखिए, वो बहुत बारीकी से वहाँ चुनाव का ताना बाना बीजेपी अपना बुन रही है। एक तो अन्ना डीएमके के साथ तालमेल किया गया। पहले अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी वजह से जो समस्या आ रही थी उसको दूर किया गया, उनको हटाया गया, और अन्ना डीएमके ही में रहे नागेंद्रन को, वो जो नयनार नागेंद्रन को ले आकर के अध्यक्ष बनाया गया, और उनके जरिए ये एक अलायंस हुआ। अब दूसरी कोशिश हो रही थी कि टीटीवी दिनाकरन को और जो पनीर सेल्वम को ले आया जाए। उन दोनों को भी, वो दोनों एनडीए छोड़ करके गए हैं। उसमें एक तीसरा, इस बार क्या बहुत क्राउडेड वहाँ का इलेक्टोरल सीन है। विजय जो सुपरस्टार हैं, उन्होंने एक पार्टी बना ली है।
उस पार्टी की वजह से जो टीवी के पार्टी है उसको बड़ा अट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत ज्यादा। और वो विशुद्ध रूप से जो डैमेज करेगा डीएमके को करेगा। कांग्रेस अब इसमें अपना मौका देख रही है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, अभी अचानक एक बहस शुरू हो गई कि कांग्रेस को सरकार में क्यों नहीं शामिल करते हैं स्टालिन। कांग्रेस जब दिल्ली में सरकार बनाती है तो स्टालिन शामिल होते हैं, उनकी पार्टी शामिल होती है, तो हमको भी शामिल करो, नहीं तो हम अलायंस नहीं करेंगे। ठीक सर। तो ये जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की वजह से वहां बीजेपी को एक संभावना दिख रही है। बाकी तो आपने जो कहा वो एक टिपिकल द्रविडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि वहां वो द्रविड़ पॉलिटिक्स ऐसी चलती है जिसमें 69% वहां आरक्षण है, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इनको मिला करके फिर वो सनातन पर अटैक करके अपनी एक पोजिशनिंग करते हैं। देखिए, अमित शाह के पास तो बंगाल का और तमिलनाडु का टास्क है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या टास्क है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो कैसे टैकल करें।